आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर विशाल सिंह बघेल से। हरदा को कर्म भूमि बनाने का निर्णय आपने कब लिया और क्यों लिया? सोशल मीडिया पर भी आप काफी एक्टिव रहते हैं, तो क्या कभी स्पष्ट बोलने की कीमत आपको चुकानी पड़ी? हरदा जिले की सक्रिय राजनीति में आने का आपका कोई विचार है क्या? एक शब्द में हरदा, मिनी पंजाब, ऑपरेशन थिएटर या राजनीतिक मंच? राजनीतिक मंच। डॉक्टर साहब, अभी कुछ दिनों पहले की घटना है हरदा की, जिसमें कुछ असामाजिक तत्वों ने हरदा के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के ऊपर बीच चौराहे पे, घंटाघर चौराहे पे उनके साथ कुछ बदसलूकी की। ये इस पर आप क्या सोचते हैं? किस तरह ये जो असामाजिक तत्व है, इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि इन्होंने एक पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष पर हाथ उठाने की कोशिश की? डॉक्टर साहब, नीट पेपर लीक पर आपका क्या कहना है? यदि डॉक्टर ना होते तो क्या होते? नेता होता। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव खरे और आप देख रहे हैं एआर न्यूज। एआर न्यूज की इस विशेष श्रृंखला में हम आपका परिचय करवाते हैं हरदा की ऐसी शख्सियतों से जिन्होंने अपने कार्य, अपनी सोच और अपने सामाजिक सरोकारों से शहर में एक विशिष्ट पहचान बनाई है। इसी श्रृंखला में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर विशाल सिंह बघेल से, जो हरदा के जाने माने चिकित्सक हैं और जिन्हें हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका एआर ब्रॉडकास्ट के कार्यक्रम हरदा की बात में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में बताइए। नमस्ते सभी को। मैं डॉक्टर विशाल सिंह बघेल, पास ही ग्राम हिवाला जो कि खिड़किया तहसील में आता है, यहाँ से 22 किलोमीटर पे गांव है, उस गांव का रहवासी हूँ। मेरा प्रारंभिक शिक्षण मेरे मामा जी के यहाँ पर हुआ, जो कि महाराष्ट्र में अकोला जिला में अकोट शहर है। और अकोट शहर के मेरे 10वीं कक्षा के एजुकेशन के बाद मैं 11वीं 12वीं की पढ़ाई मैंने महाराष्ट्र में अकोला जिले में की। वहीं पर मेरा पीएमटी में सिलेक्शन के साथ साथ एमबीबीएस में एडमिशन हुआ और ग्रेजुएशन मैंने महाराष्ट्र से किया और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली से किया। इस दौरान समय रहते हुए जब जब मुझे मौका मिला, अलग अलग संगठनों में अलग अलग जगह पे नेतृत्व करने का मैंने नेतृत्व किया और अंत में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। ओके। डॉक्टर बनने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, हम उस दौर में पढ़ रहे थे जब सब लोगों की दौड़ ऐसी चल रही थी, हर कोई इंजीनियर बनना चाहता था। और लगभग मैं शायद उस समय 14 या 15 साल का रहा होगा। तो मुझे एक रैंडमली एक व्यक्ति ने पूछा कि हरदा की बहुत जाने माने व्यक्ति, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा, उन्होंने पूछा कि क्या बनना चाहते हो? तो मैंने कहा कि मैं एमबीबीएस करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझसे एमबीबीएस का फुल फॉर्म पूछ लिया, जो मैं नहीं दे पाया था। मेरे पिताजी मेरे साथ में थे, दादी जी मेरे साथ में थी और एक चिकित्सक थे। और थोड़ा उनकी बहुत ही हंसी भरी बात थी, वो थोड़ा हंस दिए, मुझे थोड़ा अपमानकारक लगा वो। तो उस टाइम से ही मैं 9वीं कक्षा से ही मैंने ठान लिया था कि अब मुझे एमबीबीएस करना है। अच्छा। और कहीं ना कहीं वो मुझे प्रेरणा भी मिली और कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि मैं मेरे पिताजी का नाम कहीं खराब हो रहा है कि मैं एमबीबीएस का लॉन्ग फॉर्म नहीं बता पा रहा हूँ। और मेरे घर में सभी लोग बोलते थे कि हमारा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। तो मुझे प्रेरणा मिली, एक भी मन में गुस्सा भी था कि इस तरह से मेरे साथ हुआ। तब से मैंने एमबीबीएस करने का ठाना और बहुत मन लगा के पढ़ाई की। ओके। अच्छा, डॉक्टर बनने के बाद फिर आपने अपना जो कैरियर शुरू किया वो किस तरह से किया? देखिए, मैं डॉक्टर बनने के बाद मैं दिल्ली में था और दिल्ली में तब नई नई मोदी सरकार बनी थी और मैं गंगाराम हॉस्पिटल में, एक प्रसिद्ध हॉस्पिटल है देश का, जो प्राइवेट अस्पतालों में टॉप हॉस्पिटल में आता है और जहाँ पर अलग अलग तरह के रिसर्च होते हैं, वहीं पर मेरे संपर्क भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से हुए। तो कहीं ना कहीं वो मुझ में नेतृत्व गुण देखते थे। मैं अलग अलग जगह पर समय समय पर अपने वक्तव्य देने जाता था और उसी समय मैं रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का भी अध्यक्ष बना। तो उस टाइम से ही भारतीय जनता पार्टी के से जुड़ने की एक मन में लालसा थी और भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे वरिष्ठ नेता थे जो चाहते थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी में आकर युवाओं का नेतृत्व करूं। पर दिल्ली में रहते हुए ये चीजें संभव ही नहीं हो पाई, क्योंकि दिल्ली की राजनीति अलग टाइप की थी और वहाँ कोई बेस नहीं था। इसीलिए जब मौका मुझे मिला हरदा आने का, तब मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और अपने आगे की कार्य शुरू किए। हरदा को कर्म भूमि बनाने का निर्णय आपने कब लिया और क्यों लिया? देखिए, ये सन 2018 की बात है, जब हम हरदा आए थे, क्योंकि पारिवारिक कारणों के चलते हमें कुछ समय के लिए हरदा आना ही था।
मैंने अपने धर्मपत्नी का क्लिनिक यहाँ पर शुरू किया था। उसके बाद मैंने कुछ दिन देखा तो यहाँ पर एक जो पब्लिक का लगाव था हमारे प्रति, मेरे प्रति बहुत पॉजिटिव था, एक सकारात्मक था। और कहीं ना कहीं पता नहीं पब्लिक के बीच में एक ऐसी धारणा बनी थी कि ये युवा नेतृत्व है, हरदा को अच्छा नेतृत्व मिल सकता है, तो सब लोग मुझसे जुड़ने लगे थे। उस समय मुझे लगा कि हरदा को कर्मभूमि बनाई जाए, इसीलिए तब मैंने हरदा को कर्मभूमि चुना। और कुछ दिनों बाद मैं अपनी नौकरी छोड़ के, दिल्ली से नौकरी छोड़ के यहाँ आया। मैंने भी अपना क्लिनिक स्टार्ट किया और वहाँ पर जनता का बहुत अच्छा समर्थन मिला और मैं एक अच्छी तरह यहाँ पर कार्य करते हुए अपना अस्पताल भी खोल पाया। और जनता का हमेशा साथ मुझे हरदा के लोगों ने दिया है। ओके, आपकी पत्नी भी चिकित्सक हैं? जी, मेरी पत्नी रेडियोलॉजिस्ट है और जानी मानी रेडियोलॉजिस्ट है पूरे हरदा की। ओके। और देश में भी पत्नी के रिसर्च पेपर पब्लिश होते रहते हैं, नाम होते रहता है और अच्छा कार्य उन्होंने हरदा के लिए भी किया है। अच्छा, एक ही पेशे में होने के कारण ये जो आपका पारिवारिक जीवन है ये आसान हुआ या और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया? नहीं, देखिए, चूंकि मैं हरदा का ही रहने वाला हूँ, माता पिता भाई हम सब एक संयुक्त परिवार में रहते हैं, तो कभी ऐसे दोनों एक ही पेशे में रहने के बाद में ऐसा कभी नहीं रहा कि हम हमारे बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं या परिवार को समय नहीं दे पा रहे। तो माता पिता साथ में रहने के बाद में कहीं ना कहीं परिवार में सारी चीज बैलेंस हो जाती थी और मुझे तो काफी आनंद मिलता था कि यहाँ पर मैं अच्छा कार्य खुल के कर पा रहा हूँ। घर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि कब आप आ रहे हो, कब जा रहे हो, कितने दिनों के लिए बाहर जा रहे हो, क्योंकि संयुक्त परिवार होने के अपने फायदे होते हैं। और मैंने पत्नी के साथ भी कई ऐसे प्रवास किए, कई जगह कॉन्फ्रेंस में ऐसे जगह जहाँ नई चीज सीखने मिली और कुछ चीजें करने को मिली। ओके। जब आप हरदा आए पहली बार तो किस तरह से आपने यहाँ पर अपनी जो चिकित्सकीय सेवाएं हैं उनकी शुरुआत किस तरह से आपने की? जहां तक मुझे याद है आप सबसे पहले कई कैंप्स आपने यहाँ पे हरदा में लगाना शुरू किए थे और विशेषकर वो डायबिटीज से रिलेटेड कैंप्स हुआ करते थे, तो उस संबंध में कुछ बताइए। देखिए, मैं जब मेरी पढ़ाई कर रहा था तो डायबिटीज में मुझे विशेष रुचि थी और मेरे मैक्सिमम जो एमबीबीएस के बाद का समय रहा है डायबिटीज के रिसर्च में भी गया है। मेरे जो सीनियर चिकित्सक थे, जो गाइड थे, वो भी डायबिटीज में पारंगत थे, अच्छा नामी डॉक्टर्स थे। तो इसीलिए डायबिटीज में कुछ नए करने का मेरा विचार था। और यहाँ पर जो मध्य प्रदेश में एक देखा गया था कि यहाँ पर डायबिटीज के लक्षण और ट्रीटमेंट थोड़े अलग होते हैं नॉर्थ इंडिया से, जिस तरह से हम दिल्ली और उससे जाते हैं साउथ इंडिया से। तो यहाँ पर मुझे एक अलग अनुभव मिला और डायबिटीज में कार्य करते हुए मैंने ये भी देखा कि इसके बारे में लोगों में जागरूकता भी कम थी। तो इसीलिए मैं चाहता था कि गाँव गाँव जाके शिविर लगाओ। उससे दोनों उद्देश्य साध्य होते थे, एक तो राजनीतिक पहचान भी मेरी बनती थी, लोगों से संपर्क भी होते थे और लोगों का इलाज भी होता था। तो मैं उस समय को भी मैंने काफी अच्छा एंजॉय किया, लोग जुड़ते गए और इसीलिए इतने कम समय में इतना प्रचंड लोगों के बीच में मेरा नाम चला गया। इसलिए अस्पताल चालू करने के बाद भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। ओके। बघेल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की शुरुआत कब और कैसे हुई? देखिए, 25 अक्टूबर 2020 में हमने इस अस्पताल की शुरुआत की। इस हॉस्पिटल की शुरुआत करने से पहले मेरे पास में बहुत ज्यादा बड़ी पूंजी नहीं थी। शायद ये बात जब अपनी दोस्ती हुई आपको भी पता थी। तो बहुत कम पूंजी में मैंने शुरू की थी और जब हॉस्पिटल शुरू किया था तो मैंने हॉस्पिटल के सामने शॉप्स निकाली थी और सोचता था कि जब अगर हॉस्पिटल बनाने को पैसे नहीं मिलेंगे तो अपन एक एक शॉप बेचते हुए अस्पताल का संचालन करेंगे। परंतु लोगों का बहुत बड़ा समर्थन कहिए या विश्वास कहिए, जब मैंने एक छोटा सा 20 बिस्तर का हॉस्पिटल शुरू किया, उसके बाद भी पब्लिक का इतना अच्छा रिस्पांस मिलने लगा कि मुझे पूरी बिल्डिंग बनाते हुए कोई दिक्कत नहीं आई। और कोरोना समय में भी इतने चैलेंजेस थे, परंतु लोगों का सहयोग और मेरे टीम में जो डॉक्टर्स है, चिकित्सक है, उन सभी का सहयोग, हम अच्छा ट्रीटमेंट कर पाए, अच्छा नाम कमा पाए, समाज में अच्छा नाम कमा पाए। आज उसी का रिजल्ट है कि सिर्फ 6 वर्षों के अंदर में हमको दूसरी बिल्डिंग बनाने की आवश्यकता पड़ रही है और साल में लगभग 200 दिन ऐसे आते हैं जिस समय हमारा आईसीयू फुल रहता है, हमें मरीज लेने की स्थिति नहीं रहती। इसीलिए हमें और अस्पताल बड़ा करना पड़ रहा है और डिपार्टमेंट भी बढ़ाने पड़ रहे हैं। जहां तक मुझे याद है आपने हरदा में बघेल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के बाद आपने सिवनी मालवा में भी एक हॉस्पिटल शुरू किया, तो इसकी क्या कहानी है? देखिए, 2021-22 में सिवनी मालवा से डॉक्टर पूनम सिंह राजपूत और डॉक्टर नवोदित राठौड़, ये दोनों मेरे संपर्क में आए और इन्होंने ये कहा कि सिवनी मालवा में वास्तव में उस समय में स्वास्थ्य क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ था और अपने शहर से मात्र 45 किलोमीटर पे था। तो उनकी ऐसी एक आइडिया थी कि ऐसा ही सेंटर हम सिवनी मालवा में भी शुरू करें। और जब सिवनी मालवा में हम शुरू करने गए, जगह देखी, तो उसका ये रहा कि उस क्षेत्र के ज्यादातर मरीज हरदा में इलाज ले चुके थे। तो जब हमने चिकित्सालय का वहां पर शुरुआत की
तो उसके अब किस्मत ऐसी है कि उसके उद्घाटन करने राष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय शिव प्रकाश जी आए थे। तो वैसे ही उस हॉस्पिटल को इतना बूम मिल गया और इतना अच्छा रिस्पांस रहा। अभी सिर्फ आने वाले 1 महीने के अंदर वहां पर एक भव्य बिल्डिंग, 50 बेड की बिल्डिंग तैयार हो गई है, उसका भव्य उद्घाटन होगा। और सिवनी मालवा का जो विशेषकर हरदा से ज्यादा सिवनी मालवा में हमें रिस्पांस इसलिए अच्छा मिला कि वहां पर चिकित्सा सुविधाएं नहीं थी। उस चिकित्सालय ने अनेक युवाओं की जान बचाई, अनेक बुजुर्गों की जान बचाई, क्योंकि प्राथमिक उपचार मिले बिना ही पब्लिक वहां से रेफर हो जाती थी। इसलिए उस ट्रीटमेंट को हमने वहां शुरू किया। डॉक्टर पूनम सिंह, डॉक्टर नवोदित, उन्होंने बहुत अच्छी वहां पे मेहनत की और अन्य चिकित्सक भी वहां जुड़े। और अब आने वाले समय में 12 चिकित्सक उस अस्पताल में रहेंगे और बड़ा हॉस्पिटल बनेगा। और उम्मीद करता हूं कि वहां पर भी और हम सुविधाएं अच्छी बेहतर कर पाएंगे। उसके बाद हमने सिवनी मालवा के बाद हमने तुरंत भोपाल में शुरू करने की कोशिश की और कोशिश सक्सेस भी हुई। एक ब्रांच हमारी भोपाल में भी है। भोपाल में शुरू करने की आइडिया ये थी कि हम जब भी पेशेंट को सुपर स्पेशलिटी के लिए भोपाल या इंदौर भेजते, तो वहां पर एक जो जिस दर में, जिस रेट में हम इलाज इनको छोटे शहरों में देते, उससे कई गुना ज्यादा खर्च मरीजों का वहां आता था। और बड़े शहरों में भेजने का उद्देश्य इतना ही रहता है कि सुपर स्पेशलिस्ट जो है ये हरदा या सिवनी वाला में नहीं आते। जैसे न्यूरो सर्जन, कार्डियोथोरेसिक सर्जन कहो या नेफ्रोलॉजिस्ट कहो, न्यूरोलॉजिस्ट कहो, इनकी इसके लिए भोपाल में हॉस्पिटल होना बहुत आवश्यक था। भोपाल में हमने हॉस्पिटल ऐसे जगह खोला कि जहां पर 4 बड़ी संस्थाएं प्रयास कर चुकी हॉस्पिटल चलाने का, चला नहीं पाई, लेकिन हमारा हॉस्पिटल वहाँ अच्छे से चला है। और हमने वहां पर भी 50 बेड का 100 बेड में परिवर्तित कर दिया। वहां पर भी नई बिल्डिंग बनाई है। और चूंकि ये 2 अस्पतालों का बैकअप होने के कारण भोपाल में जब हमने हॉस्पिटल शुरू किया, शुरुआत से ही बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। सिवनी के लोगों को वहां पे बहुत ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि हरदा के मरीज तो इंदौर भी जाते हैं, सिवनी से करीब है भोपाल। सिवनी से काफी करीब है, और सिवनी के मरीजों को ज्यादा फायदा भी हुआ वहां पर। तो वहां जाते थे, एक अपने माफक दर में जो इलाज होना था, कम दर में इलाज होना चाहिए था, वो मिल गया और लोगों का अलग विश्वास वहां पर जाग गया। ओके, तो जो चीज देखने में आ रही है कि आपने हरदा में मूलतः एक डॉक्टर के रूप में आपने अपने करियर की शुरुआत की। सार्वजनिक मुद्दों पर आपने कब बोलना प्रारंभ किया, या सार्वजनिक मुद्दों पर आपने कब दखल देना प्रारंभ किया? देखिए, मैं सार्वजनिक मुद्दों पर तो पहले से ही बोलता हूँ। कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनके आंखों में मैं खटकता हूँ, जो नहीं खटकना चाहिए। ये विकास करने वाला भारत है, आगे बढ़ने वाला भारत है। अगर मैं कुछ अच्छा कार्य कर रहा हूँ, मेरा जूनियर आकर चिकित्सक क्षेत्र में वो भी आगे अच्छा करता है, तो एक अच्छे डॉक्टर होने के नाते मुझे उसे प्रोत्साहन देना चाहिए। परंतु हरदा में कुछ लोगों को मैं इसलिए खटकता था, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसे लगता था कि मैं उनको दिक्कत देने वाला हूँ। ऐसी मेरी कोई भावना नहीं थी। मैं बहुत पॉजिटिव एनर्जी और अच्छे विचार रखने वाला व्यक्ति हूँ, क्योंकि ऐसे परिवार से आता हूँ और ऐसी शिक्षा मुझे बचपन से ही मिली है। परंतु जब वो मेरे कार्य में दिक्कत देने लगे, तो मुझे मजबूरन कुछ ऐसे मुद्दे उठाने पड़े कि जो वो मुद्दे उन्होंने उठाने चाहिए थे, और जिनके उनके नाकामी के कारण हरदा में जो समस्या आई है वो खड़ी हुई है। अब हम मानते हैं कि हरदा यह मध्य प्रदेश का मिनी पंजाब है, परंतु यहाँ पर बहुत अच्छी संभावनाएं है, बहुत अच्छे कार्य हो सकते हैं जो युवाओं को रोजगार दे सकते हैं। शिक्षा में बहुत अच्छा हम कर सकते हैं, स्वास्थ्य में बहुत अच्छा हम कर सकते हैं। तो हम जो है उसको एक्सेप्ट ना करते हुए बेटर के तरफ तलाश करेंगे तो कई और संभावनाएं मिलेगी। इसीलिए मैं समय समय पे मुद्दे उठाता हूँ, लेकिन मुद्दे मैं बैलेंस में उठाता हूँ। वो जनहित के ही होते हैं, कहीं ऐसी दुर्भावना के लिए नहीं होते। कोई अगर उसको दुर्भावना समझता है तो उनकी वो छोटी मानसिकता है, उसको दुर्भावना ना समझे, उसको एक हेल्दी कंपटीशन से लेते हुए वो भी वैसे मुद्दे उठाए, वैसे कार्य करे। जैसा आपने एक डॉक्टर रहते हुए सामाजिक मुद्दों पर आपने अपनी मुखरता के साथ आपने उन मुद्दों को उठाया, क्या आपको लगता है समाज में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे जो प्रोफेशनल्स हैं उनको भी इस तरह के सामाजिक मुद्दों पर अपनी दखल रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए। ये देश लगभग 145 करोड़ का देश, करोड़ वासियों का देश है, सबका देश है। हम जो कार्य करते हैं, हम जो समाज को देते हैं, उसी पर बहुत सारी चीजें निर्भर करती है। अगर एक चिकित्सक औसतन प्रतिमाह 5 से 10 लाख रुपए कमाता है, तो कहीं वो कमाई समाज के द्वारा आई हुई है। उसका कर्तव्य बनता है कि मैं समाज को कुछ लौटाऊं। उसका कर्तव्य बनता है कि मेरे घर के सामने अगर रोड बन रही है, रोड घटिया क्वालिटी की बन रही है, तो घटिया क्वालिटी की रोड ना बने, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल है, एक चिकित्सक है।
उसका दायित्व बनता है कि हरदा में अगर साफ सफाई नहीं है तो मुखरता से वो बोले कि साफ सफाई नहीं है। उसका कर्तव्य बनता है कि वो कहीं जाता है और छोटी छोटी बातों पे अगर भ्रष्टाचार होता है, जो लोगों को प्रताड़ित करता है, तो उसकी आवाज उठाए, क्योंकि एक प्रोफेशनल की आवाज में दम होता है, लोग उसको सुनते हैं, मानते हैं, जानते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो भी प्रोफेशनल्स है, जो भी प्रसिद्ध लोग हैं, या जो भी हरदा में मुकाम हासिल किए हुए लोग हैं, उन्होंने समय समय पे अच्छे मुद्दों पे आवाज उठानी चाहिए और निर्भय होकर उठानी चाहिए, क्योंकि वो तो कोई राजनीतिक दल का नेतृत्व नहीं करते। मुझ पर तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, उन पर तो नहीं है। और जब ये सब चीजें करेंगे हम, तभी राजनीति की जो परंपरागत जो एक नीति रीति आई है वो थोड़ी बदलेगी, युवा में ऊर्जा आएगी, अच्छे लोग और राजनीति में आएंगे, और कहीं ना कहीं जो राजनीति को अपना व्यापार बना चुके लोग हैं वो भयभीत होंगे और व्यापार छोड़ देंगे। ऐसा मैं मानता हूँ। परिवर्तन जनता को करना होगा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो भी समाज में अपना व्यवसाय कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, इन सब को भी सामाजिक मुद्दों पर और जो समाज के मुद्दे हैं उन पर मुखरता के साथ अपनी बात रखना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, कई ऐसे शहर है जहां पर आपने जैसे कहा ऐसे लोगों के ग्रुप बने हुए हैं, वो नॉन पॉलिटिकल ग्रुप है और समय समय पे आवाज उठाते हैं और उनका कहीं ना कहीं प्रेशर बना हुआ रहता है। मैंने ऐसे कई ग्रुप, मैं मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में प्रवास कर चुका हूँ। मैंने कटनी में ऐसे ग्रुप देखे, मैंने ग्वालियर में ग्रुप देखे, मैंने ऐसे ग्रुप रीवा सतना साइड में देखे। तो कहीं ना कहीं उनका प्रेशर रहता है और पॉलिटिक्स सही डायरेक्शन में होती है। और ऐसा ग्रुप मैं चाहता हूँ हरदा में भी रहे कि जो एक सही डायरेक्शन में प्रेशर दे और पब्लिक मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स और जो नेता है उनको सही डायरेक्शन में काम करने के लिए मजबूर करे। डॉक्टर साहब, अभी कुछ दिनों पहले की एक घटना है हरदा की, जिसमें हरदा के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के ऊपर कुछ असामाजिक तत्वों ने बीच चौराहे पे, घंटाघर चौराहे पे उनके साथ कुछ बदसलूकी की। हालांकि उसका जवाब भी दिया गया, वहीं पर जो मौजूद भीड़ थी उनमें से उनके जो साथी थे उन्होंने उनको जवाब भी दिया। लेकिन ये स्थिति बड़ी अप्रिय स्थिति बनी। तो ये, इस पर आप क्या सोचते हैं? किस तरह ये जो असामाजिक तत्व हैं इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि इन्होंने एक पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पर हाथ उठाने की कोशिश की? देखिए, समाज में ये कुछ लोगों की मानसिकता रहती है कि समाज में दबंगताई से रहे, दबंगाई से रहे, ठीक है, अपने मन में आए जो करे, जैसे करे, सब लोगों को परेशान करे। वो वीडियो देख के मेरे मन में इतनी शांति हुई। वीडियो मैंने देखा कि एक व्यक्ति की गाड़ी ये लोग तोड़ रहे थे, गुंडे बदमाश, और गाड़ी तोड़ रहे थे और उसको मार रहे थे। उसके बाद में ये हमारे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, भले ही वो विपक्ष के हो, दूसरे पार्टी को, लेकिन उनके ऊपर हाथ उठाया। जबकि बहुत सज्जन व्यक्ति है, हेमंत भैया, हेमंत टाले जी, मैं उनका काफी सम्मान करता हूँ, उन पे हाथ उठाया। परंतु उसके बाद जो गाड़ी से निकल के जो बाद में जो वापिस जो उनकी कुटासले किए, या कहो उनको जो प्रसाद दिया आम जनता ने, मैं उन आम जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह से प्रतिकार करना हमें सीखना पड़ेगा। मैं इसको अब गैर कानूनी नहीं मानता। कुछ गुंडे, शहर के गुंडे सभ्य समाज में भड़ी रोड पे एक सभ्य व्यक्ति की गाड़ी तोड़ रहे हैं, मार रहे हैं, और अगर समाज के सभ्य लोग उसको मुख होके देखे तो ये मैं पूरे समाज को असभ्य कहूंगा। लेकिन वहां पर उन्होंने अपनी ताकत दिखाई, प्रतिकार किया, पुलिस को बुलाया, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे जो टीआई साहब है, तिवारी जी, वो समय समय पे ऐसी कार्रवाई करती है। और इस तरह से उन्होंने उसकी उठक बैठक करके जो वीडियो बनाया, ये समाज में संदेश था कि इस तरह से आप बदमाशी, गुंडागर्दी शहर में ना करें। और देखिए, कहीं ना कहीं मैं इसी चीज का विरोध करता हूँ। भाई, मेरी तकलीफ कुछ लोगों को क्यों है, मैं इस मेंटेलिटी का, इस भावना का विरोध करता हूं। जिस तरह से लोग समाज में दबंगाई करना चाहते हैं, मैं उसका विरोध करता हूं। मैं कुछ लोगों की उस दबंगाई का विरोध करना चाहता हूं। वो चाहते हैं कि हमारा सब लोग सुने, हम जैसा बोले हम करें, हम किसी को थप्पड़ मारे तो जवाब ना दे। तो कहीं ना कहीं इसका विरोध अब हरदा में शुरू होने लगा है। किसी की दादागिरी हरदा में नहीं रही है, किसी को डरता नहीं है। और यही हम चाहते हैं। एक सभ्य समाज की क्या परिभाषा होती है, यही होती है। डॉक्टर साहब, उस पूरे यदि वीडियो को आप देखें तो एक चीज और उसमें समझ में आती है। वो एक चौराहे के पास का वीडियो है, और वहां आसपास मेरे ख्याल से बड़े सक्षम व्यक्ति ही वहां पे उनकी शॉप्स होंगी। जब ये पूरा घटनाक्रम जब हो रहा था तो एक भी दुकानदार निकल के बाहर नहीं आया।
जहां तक उस वीडियो में देखने को देखिए आता अब है। तो ये जो मानसिकता, चूंकि हमने थोड़ी देर पहले ही कहा कि हमको सामाजिक सरोकार हर व्यक्ति को रखना चाहिए, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो नेता हो या शिक्षक हो या किसी भी प्रोफेशन का व्यक्ति हो, उसको कहीं यदि गलत वो देखने, कहीं उसको गलत देखने को यदि मिल रहा है तो उसको उसका विरोध करना चाहिए। जी, मैं ये मानता हूँ कि दुकानदारों ने देखा हो, आज हरदा के कुछ अच्छे लोगों ने उन गुंडों का इलाज किया है। तो जब दूसरी घटना होगी तो आप इस घटना में देखोगे कि दुकानदार भी आएंगे, उसके बाद की घटना में देखोगे रास्ते चलते वाला हर आदमी आएगा। शुरुआत होती है, एक अच्छी शुरुआत हुई है, एक अच्छी शुरुआत हरदा जिले में हुई है। और आप देखते हो कि हरदा जिला में इसके पहले कई ऐसी घटना हुई है जो दब गई है, पता नहीं चला है, कई लोगों का शोषण हुआ है। मंडी में हम देखते हैं दबंग लोग आते हैं, बेचारे गरीबों की ट्रॉली पीछे कर देते, खुद का नंबर आगे लगा देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये गलत भावना है, गलत चीजें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। और ये तभी मेरे ख्याल से संभव है जब समाज का हर व्यक्ति एक या हर प्रभावशील व्यक्ति, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन का हो, वो लोग जब आगे आना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं एक ये जो परिवर्तन है ये हमको देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। आप राजनीति में, चूंकि आपको भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो कहीं ना कहीं आपने भी एक राजनीति में कदम रख दिया है। तो एक डॉक्टर जब राजनीति में आता है तो उसका एक विजन रहेगा, वो एक थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा एक आम व्यक्ति से। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जब आता है तो वो कहीं ना कहीं उसकी सोच एक डिफरेंट होता है, एक अलग नजरिए से वो सारी चीजों को देखता है और उसमें बेहतरी की संभावना और बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पर भी आप काफी एक्टिव रहते हैं, तो क्या कभी स्पष्ट बोलने की कीमत आपको चुकानी पड़ी, ऐसा कभी आपको महसूस हुआ? देखिए, सोशल मीडिया पे स्पष्ट बोलने की कीमत तो चुकानी नहीं पड़ी, उसका इनाम जरूर मिला कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश संयोजक बनाया है। माना कि एक निडर युवा नेतृत्व हमें मिल सकता है जो चिकित्सा क्षेत्र में अच्छे कार्य करेगा। और मैंने निडरता से जो फेसबुक पे बोला वो हमेशा सही बोला। मैंने कभी नियम विरुद्ध नहीं बोला, मैंने कभी गैर कानूनी नहीं बोला, मैंने बिना तथ्यों के नहीं बोला। एक बैलेंस में जो बात करनी चाहिए, जो संदेश समाज में देना चाहिए, वही मैंने दिया। अब उसमें कुछ लोगों को दिक्कत है तो उनकी पर्सनल समस्या है, या तो वो उस चीज में ये विलुप्त है, या उनके कारण वो चीजें हुई है ऐसा वो मानते हैं, या उनके आसपास के लोग वो करते हैं, वो जानबूझ के मेरे उस पोस्ट को उनसे रिलेट करते। मेरा उद्देश्य किसी व्यक्ति को टारगेट करना कभी नहीं रहा था, मैं मुद्दों की बात करता था। भाई, अगर आप इतने सालों से हरदा के विकास की जिम्मेदारी ले रहे हो तो हरदा में जो ड्रग्स आए हैं, हरदा में जो जुआ चला है, जो सट्टा चला है, जो इतना प्रचंड बहु वाला नामी गामी जुआ हरदा में चला, वो भी आप ही की जिम्मेदारी है। आपने उसको बंद करने के लिए क्या किया, कौन से एफर्ट्स किए, ये भी आप बताइए। अगर नहीं किया, आपका उसमें कोई एनरोल नहीं है, आप में उसका कोई पार्ट नहीं है, तो आपके लोग आके उसको आपसे कोई क्यों कोरिलेट करते हो? मैं तो एक मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। और उस जुआ सट्टा ड्रग्स से किसके घर परिवार उजाड़े आप खुद देखो। आप ये देखो उसमें कौन बर्बाद हुआ। सर, मैंने कई ऐसे परिवार देखे हैं कि जिनमें घर में 100 150 एकड़ जमीन है और एक ही औलाद है, एक ही पुत्र है जो पूरी जायदाद का भविष्य में मालिक बनने वाला है। वो एमडी ड्रग्स की चपेट में है, वो जुआ खेल रहा है। तो हमारी इतनी अच्छी प्रभावशाली जनरेशन जा कहाँ रही है, ये भी चिंतनीय विषय है। हरदा को मिनी पंजाब कहा जाता है, लेकिन उड़ता पंजाब तो ना बनाया जाए। और इसके बाद मैंने देखा कि कुछ इसके मेरे खिलाफ लोग आ गए कि तुम हरदा को बदनाम कर रहे हो। अरे भैया, मैं हरदा को बदनाम कर रहा हूं तो ये पुलिस क्या पकड़ रही है? इतने 90 95 लाख की एमडी ड्रग्स पकड़ रही है, तो ये क्या पकड़ रही है? ये बाहर से लाके हरदा में ला रही है क्या? मैं अगर हरदा को बदनाम कर रहा हूं तो ये मीडिया वाले क्यों छाप रहे हैं हरदा के लिए? अगर आप इसको हरदा को बदनाम करना कहते हो तो आप क्या कर रहे हो? और कुछ दिन बाद में जो मेरे खिलाफ इस तरह से षड्यंत्र चल रहे थे, पुलिस ने उनको पकड़ के उनके पास से गांजा ये पकड़ा, ऐसा पता चला। एक बार एक हंसी की बात है, पुलिस अधिकारी मेरे साथ थे, तो बोले डॉक्टर साहब आप कुछ थोड़े इनपुट्स दीजिए कि और कहाँ से आते हैं। तो मैंने उनको मजाक में कह दिया था, मैं सर एक आज पोस्ट डालूंगा, तो पोस्ट के नीचे जो भी रिप्लाई मेरे अगेंस्ट में आएगी उन पर आप नजर रखना, उसमें से आपको कुछ ना कुछ मिल जाएंगे। तो उसमें से मिल भी गए थे। तो कई बार मुझे ऐसा हुआ, अब इसमें और आगे बताता हूँ, कई बार ऐसी बात हुई कि डॉक्टर साहब अपना ध्यान रखिए, बहुत लोग खतरनाक होते हैं, आपको जान को खतरा, और मुझे बहुत लोगों ने बताया।
व्यक्ति को, सर मैं लगभग 39 जिलों का प्रवास कर चुका हूँ। भिंड, मुरैना, रतलाम, नीमच, इस सारे जिलों में जा चुका हूँ। सबकी मैं एक्सट्रीम लेवल की पॉलिटिक्स देख चुका हूँ। उसके तुलना में तो हरदा में कोई इतनी एक्सट्रीम लेवल की पॉलिटिक्स है ही नहीं। यहाँ तो बहुत सिंपल पॉलिटिक्स है, ठीक है। और राजनीति में अगर आपको वही ट्रेडिशनल राजनीति करना, तो मुझे राजनीति में क्यों आना है? अगर मैं गलत का विरोध ना करूं तो मैं राजनीति में आने का मतलब क्या है? अगर मैं चिकित्सक होकर नशे का विरुद्ध ना बोलूं तो मेरे राजनीति में आने का ये मतलब क्या है? यही मेरी भावना है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एमडी जो यहाँ पे हरदा में और प्रदेश और देश भर में काफी प्रचलित ड्रग माना जा रहा है, ये नशे का एक पदार्थ माना जा रहा है, ये किस तरह से हमारे शरीर को इफेक्ट करता है? और ये जो लोग लेते हैं ये क्या किस तरह की मानसिकता के लोग हैं? ये थोड़ा सा इसका किस तरह का प्रभाव होता है, ये हमारे दर्शकों को बताने। देखो, एमडी ड्रग्स के बारे में तो मैंने समय समय पे जागरूकता अभियान चलाए हैं। एमडी ड्रग्स के बारे में इतना ही कहूंगा। पहले तो मैं बताता हूँ कि हरदा का चिंतनीय विषय क्यों था। अगर हम इंदौर और भोपाल की तुलना करें तो हरदा एक छोटा जिला है, परंतु यहाँ पर इतनी मात्रा में एमडी ड्रग्स का मिलना एक अलार्मिंग साइन था। क्योंकि अब मेरा गांव तो वो छोटा ही वाला, वहां पर भी बताते हैं लोग कि वहां पर भी मिलने लगा था। अच्छा, तो जब छोटे छोटे गांव में एमडी ड्रग्स पहुंचने लगा तो कहीं ना कहीं चिंतनीय विषय है। हर किसी का रिश्तेदार कहीं ना कहीं शक होता था कि उसका रिश्तेदार एमडी ड्रग्स लेता है। एमडी ड्रग्स लेने वालों को ये नहीं पता रहता है, मतलब जो लेता है उसके आजू बाजू वालों को नहीं पता रहता कि वो ले रहा है। अच्छा, उसके शुरुआत में बिहेवियर चेंजेस धीरे धीरे आते हैं। वो लेने के बाद में अपने आप को बहुत शक्तिमान मानने लगता है कि वो सर्वभू है। जैसे अगर एमडी ड्रग्स लिए तो मैं अपने आप को इस हरदा का सबसे बेस्ट डॉक्टर मानूंगा। मैं ये मानूंगा कि पूरे हरदा का इलाज मैं कर सकता हूँ, पूरे हरदा के लोगों की जान बचा सकता हूँ, कितना भी सीरियस मरीज आए उसकी जान बचा सकता हूँ। और अपनी बहुत सारी तारीफ वो करेगा, दिमाग की टेंशन चली जाएंगे, एक उसको फोबिया हो जाएगा कि वो सर्वश्रेष्ठ है। फिर अगर वो एमडी ड्रग्स को कुछ दिन ना मिले तो उसको अजीब सा महसूस होता है, फिर वो लेने लगता है। ऐसी साइकिल चलते जाती है और मात्रा अगर ज्यादा रही तो 3 से 4 साल में उसके शरीर का एक एक पार्ट सड़ने लगता है, लीवर खराब होने लगता है, सारी चीज खराब होने लगती है और 5-6 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और अगर कुछ लोगों में ऑलरेडी कोई बीमारी है तो 2-3 साल में उनकी मृत्यु हो जाती है। हरदा में बताते हैं, अब इसकी मैं पुष्टि नहीं करता, एक व्यक्ति ने 3 करोड़ रुपए का चूना एमडी ड्रग्स पे लगा चुका है, 3 करोड़ की एमडी ले चुका है। अच्छा। इसकी मैं पुष्टि नहीं करता, लेकिन एक है जो जांच का विषय है। अब चूंकि इतने बड़े पैमाने पे एमडी ड्रग्स अगर हरदा में बिक रहा है, लोग ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे हरदा के युवाओं का नुकसान है, हरदा के समाज का नुकसान है। इतना पैसा ड्रग्स में जा रहा है, हमारे युवा बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए इसके खिलाफ बोलना आवश्यक है और इसके रिहैब सेंटर में मरीजों को भेजना बहुत जरूरी है। गए भी है, कई घर में इसकी लत भी छूटी है, कई परिवारों का भला हुआ है। मतलब मैं भगवान को बहुत मानता हूँ। तो जब मुझे लोग डराते थे कि भैया ये एमडी ड्रग्स बेचने वाले तुम पर हमला कर सकते हैं, उसमें से एक व्यक्ति था कि डॉक्टर साहब आपने इतने लोगों को बर्बाद होने से बचाया है, इतने बच्चों की जान बचाई है, उनकी दुआ आपके साथ रहेगी, ये नरभक्षी लोग को आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो कहीं ना कहीं एक ताकत मेरे साथ में है। और मानो ना मानो, हरदा में मैंने आवाज तो इसकी उठाई, उसका इम्पैक्ट तो पड़ा है। क्योंकि जब जब मैं पोस्ट डालता था उसके 2-3 दिन में लोग पकड़े जाते थे, ये भी बात तय है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने इसका जो प्रभाव बताया कि व्यक्ति अपने आप को राजा समझने लगता है, तो ये जो घटनाएं जो हो रही हैं, जैसे अभी हम जिस घटना का भी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, तो ये भी कहीं उसी का प्रभाव तो नहीं है कि एक व्यक्ति रोड पे खड़ा हुआ है और वो अपने आप को सर्वशक्तिमान मान रहा है कि मैं किसी की गाड़ी तोड़ दूं, मैं किसी के ऊपर हाथ उठा दूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल हो सकता है। अगर हम इनकी तहकीकात करेंगे, इनके जड़ तक जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये एमडी ड्रग्स देने वाले लड़के रहेंगे। क्योंकि ऐसी कई घटनाएं देखने को मिल रही है जो बड़ा सरप्राइजिंग लगती है। मुझे तो कोई इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है? मुझे तो बहुत सरप्राइजिंग घटना लगी थी। एक बहुत ही डरने वाला लड़का जो कभी किसी को पलट के जवाब नहीं देता था। हाँ, वो मुझे आके इतने खतरनाक टाइप से जवाब देने लगा जैसे मैं उसका जन्मों जन्मों का दुश्मन रहा हूँ। फिर कुछ दिन बाद पता चला कि उसको सिविल लाइन थाने में पकड़ लिया एमडी ड्रग्स के बारे में। तो कई बार ये समझ में नहीं आता कि एमडी ड्रग्स ले रहा है, पर उसके लक्षण से समझ में आता है कि यार कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है। और मैं तो लेकिन इन लोगों को चेतावनी भी देता हूँ कि हरदा में जो लोग ये काम कर रहे हैं, ये धंधा कर रहे हैं, हमारे पुलिस कप्तान शशांक सर जो एसपी है, ये बहुत सख्त है एमडी ड्रग्स के खिलाफ। ये आपको कभी ना कभी पकड़ेंगे अभी 1-2 महीने में, है ना, और जेल में डालेंगे, वहां पे बड़ी कार्रवाई होगी। और जो ले रहे हैं वो भी बंद कर दे, क्योंकि ये सब चेन पकड़ने वाली पुलिस के सर्विलांस में है। तो समय में रहते सुधर जाए
तो ना आप इस टाइम पे अगर आप सुधर जाओगे तो ना आप कानून कार्रवाई से बच जाओगे, आप कानून कार्रवाई से बच जाओगे, आपका जीवन बर्बाद होने से बच जाओगे। अगर एक पर्याप्त मात्रा में आपके पास एमडी ड्रग्स मिल गई तो हाई कोर्ट से भी जमानत नहीं होती। इतना खतरनाक इसका स्ट्रिक्ट कानून है। तो सभी लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूं, अगर ये कोई इसमें लिप्त है तो इससे जल्दी जल्दी दूर हो जाए, क्योंकि सरकार इस पे सख्त है। और माननीय गृह मंत्री जी ने सीधा कहा है कि आने वाले 3 सालों में ये जो ड्रग्स माफिया है इनकी इतनी कमर तोड़नी है कि आगे 10 साल तक खड़े ना हो पाए। ये एक्सेस है। हाँ, ठीक है, लेकिन फिर आप बोलोगे सर आप हरदा का विशेष टारगेट क्यों करते हो, कि वास्तव में मैंने देखा था हरदा में अदर जिलों की तुलना में हमारे यहाँ मात्रा और संख्या बढ़ गई थी, काफी हद तक अंकुश में आ गई है, उस पर लगाम लगी है। और मुझे लगता है कि 1 साल में अगर हमारी पुलिस प्रशासन इसी तरह से कार्रवाई करती रहे, लोग जागरूक रहे, 1 साल में हम हरदा में कंट्रोल पा लेंगे। और कहीं ना कहीं ये जो ड्रग्स का जो प्रभाव है और जो आपने उसका शरीर पे पड़ने वाला प्रभाव बताया, वो तो बहुत ही कहना चाहिए खतरनाक है कि व्यक्ति की मृत्यु 4 से 5 साल में उसकी मृत्यु हो जाएगी यदि वो लगातार उसका 4 से 5 साल में स्वस्थ आदमी, अगर कोई ऑलरेडी बीमार ग्रस्त है तो वो तो 3 साल का सरकारी है तो फिर तो ये बड़ी एक अलार्मिंग साइन है। और जो लोग भी इसको ले रहे हैं उनको वाकई इससे दूर होना चाहिए। और कुछ एक घटनाएं एकदम से मुझे याद आ रही हैं कि एक बार क्या हुआ कि हमारे कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स, शरारती स्टूडेंट्स हर जगह होते हैं, तो जब उनकी शरारत बढ़ने लगती है तो पहले तो हम लोग अपने स्तर पे उसको सॉल्व करते हैं, और जब शरारत बढ़ने लगती है तो हम उसको एक चेतावनी देते हैं कि भाई ये तुम्हारा अंतिम गलती, मतलब तुम्हारी गलती को हम अंतिम बार माफ कर रहे हैं, यदि आपने फिर गलती की तो हम आपको उठा के हम आपको थाने भिजवा देंगे, पुलिस थाने हम आपकी रिपोर्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स के जवाब जो आते हैं, जो कुछ एक हालांकि चुनिंदा 1-2 ही होते हैं इस तरह के, लेकिन उनके जवाब के सर क्या फर्क पड़ता है, हमको 10,000 रुपए तो खर्च होना है, ये इतनी बोलने की हिम्मत करते हैं। वहीं पर यदि उनके खिलाफ आप कार्रवाई करो तो खबर आपके पास पहुंचाई जाती है कि सर आज आपके ऊपर शाम को बम फेंका जाएगा। ये इतनी हिम्मत हो गई है युवाओं की। तो मैं तो कहीं ना कहीं इसको, वो जो आपने बताया कि ये कम संभवतः हो सकता है कि ये एमडी ड्रग्स का प्रभाव है, जिसके कारण वो अपने आप को राजा समझने लगे और ये इस हद तक सोचने लगे। करें या नहीं करें वो बात की बात है, लेकिन यदि वो सोच भी रहे हैं तो भी ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। बिल्कुल, बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो समाज में जागरूकता लानी चाहिए, इसके खिलाफ कोई ना कोई सतर्क जागरूकता अभियान जारी रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या चिकित्सा क्षेत्र और राजनीति मिलकर हरदा और मध्य प्रदेश का में कुछ बड़ा बदलाव ला सकते हैं क्या? बिल्कुल ला सकते। कैसे? चिकित्सा क्षेत्र में जो चिकित्सक होता है वो अपने आप में लीडर होता है। अगर हम सामान्य आदमी की बात कहें, अगर सामान्य आदमी 10 लोगों में अगर बात करेगा तो उसकी बात को सिर्फ बात मानी जाती है, परंतु वही अगर चिकित्सक कहे तो उसको सभी लोग सत्य मानते हैं। गांव में जो गांव के चिकित्सक रहते हैं वो अपने आप में बहुत बड़े लीडर होते हैं। और हमने देखा है, जैसे इंदौर का चुनाव आप जानते हो, जीतू पटवारी जी चुनाव हारे, तो उसमें क्योंकि इंदौर ग्रामीण में हमारा चिकित्सा प्रकोष्ठ बहुत मजबूत है, चिकित्सा प्रकोष्ठ की बहुत बड़ी भूमिका रही उनको चुनाव हरवाने में। वैसे ही मैं अगर बात करूं जबलपुर में हमारा चिकित्सा प्रकोष्ठ काफी मजबूत है। भिंड मुरैना में हमारा चिकित्सा प्रकोष्ठ काफी मजबूत है। तो चिकित्सा प्रकोष्ठ जहां जहां सक्रिय और चिकित्सक जहां भाजपा में सक्रिय है, वो मजबूत बूथ, वो मजबूत गांव हमारा बन जाता है। लोग जुड़े रहते हैं, राजनीतिक फायदा हमारे दल को मिलता है, और कहीं ना कहीं चिकित्सा प्रकोष्ठ एक ताकत रखता है कि बड़े जन समूह को पार्टी की विचारधाराओं से जोड़े और हमारा जनाधार बढ़ाए। बिल्कुल। जैसे अभी आप भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो हरदा जिले की सक्रिय राजनीति में आने का आपका कोई विचार है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक जो हमारी पद्धति है, ये पद्धति हमारा संगठन जो तय करता है उसको मानने वाली पद्धति है। क्योंकि चिकित्सा प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक मुझे बनाया है और चिकित्सा प्रकोष्ठ में नवाचार करने की जिम्मेदारी मुझे दी है। आज तक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि चिकित्सा प्रकोष्ठ का भव्य कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पे हुआ हो, और वहां पर माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रदेश अध्यक्ष, माननीय प्रदेश प्रभारी तीनों पहुंचे और चिकित्सा प्रकोष्ठ की तारीफ कर रहे हो, और लगभग 1200 से ज्यादा चिकित्सक उस समय उपस्थित हो।
तो कहीं ना कहीं ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मुझे एक आदेश है कि चिकित्सा प्रकोष्ठ को मुझे प्रदेश भर में मजबूत करना है। जैसे आज भी मैं पॉडकास्ट के बाद खंडवा निकलने वाला हूँ, वहां पर चिकित्सा प्रकोष्ठ का कार्यक्रम है। हरदा की राजनीति में कितना सक्रिय रखना या नहीं रखना यह मेरे शीर्ष नेतृत्व पर निर्भर करेगा। वो जो भी आदेश देंगे मैं उसका पालन करूंगा। हरदा से वर्तमान में मेरा रिश्ता इतना है कि हरदा में मेरा हॉस्पिटल है और मैं चिकित्सक हूँ। यहाँ पर जो भी चिकित्सकीय समस्याएं मेरे लोगों के लिए आएंगी, मैं उसके समाधान के लिए प्रयास करूंगा। सक्रिय हरदा की राजनीति में कितना करूंगा अभी बताना मुश्किल है। जो ऊपर से आदेश आएगा वो मैं पालन करूंगा। आपने जैसे प्रदेश भर में भ्रमण किए होंगे चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बनने के बाद में, तो आपको कौन सी 2-3 मुख्य समस्याएं जो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिली या अव्यवस्थाएं जो देखने को मिली आपने इंगित किए होंगे, तो उनके बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए। देखिए, सबसे बड़ी समस्या हमारे मध्य प्रदेश में जो है लोगों के बीच में जागरूकता, अवेयरनेस। हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं और स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश द्वारा तो दी जाती है, वो व्यवस्थित है और संपूर्ण है, परंतु लोगों के बीच में जागरूकता ना होने के कारण उसका लाभ आम पब्लिक नहीं ले सकती। जैसे लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हैं लेकिन अपडेट नहीं है, समग्र आईडी से अपडेट नहीं है। जब इलाज करने जाते जब उनका थंब नहीं लगता, जो क्योंकि समग्र आईडी और आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, थंब नहीं लग पाता। आयुष्मान कार्ड बने हैं, उसका उन्होंने प्रिंट आउट ही नहीं निकाला, आयुष्मान कार्ड नंबर ही नहीं है। फिर आखिरी के इमरजेंसी के टाइम में जाते हैं। फिर कई बार ऐसा होता है कि आयुष्मान कार्ड बने हैं, बीमारी भी पता है, ऐसे अस्पताल में चले जाते हैं जिस अस्पताल में उस बीमारी का इलाज ना हो, और फिर कहीं ना कहीं हम सरकार पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। ऐसा ना करते हुए समाज में जो सक्रिय लोग हैं उनको मध्य प्रदेश शासन की जो स्वास्थ्य सेवाओं की योजना है उसकी पूरी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। उस योजनाओं का लाभ गरीब जनता कैसी ले, आम जनता कैसी ले, सामान्य वर्ग कैसा ले, उसके लिए उनकी सक्रियता बहुत आवश्यक है। क्योंकि ये सिंपल खेल नहीं है, ये सिंपल गेम नहीं है। सरकार की एक अपनी मर्यादा है। मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी योजना का ग्रास रूट तक ले जाना और उसको कार्यान्वित करना बहुत बड़ी टास्क है। ठीक है, एक तो पब्लिक जागरूकता आवश्यक है और पब्लिक जागरूकता के साथ में पब्लिक इन्वॉल्वमेंट भी आवश्यक है। जब ये सब चीजें हो जाएगी तो स्वास्थ्य सुविधाएं एक सुचारू रूप से संचालित करेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति को गंभीर बीमारी है परंतु उसकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, फिर भी वो भोपाल या इंदौर के 5 सितारा हॉस्पिटल में जाके इलाज कराना चाहते हैं। फिर उनकी जमीन बिक जाती है, घर बिक जाता है, परंतु उसी बीमारी का इलाज शासकीय संस्थानों में भी अच्छे से हो सकता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत योजना के तहत हो सकता है, लेकिन उसको जाना 5 सितारा हॉस्पिटल में ही है। तो कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव है। आज के समय में गांधी मेडिकल कॉलेज कहो या एमवाई मेडिकल कॉलेज कहो, यहाँ पर बाईपास सर्जरी हो रही है, हार्ट के बड़े बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं, कैंसर के बड़े बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं। तो गरीब लोगों को इन संस्थानों में स्वास्थ्य की सुविधाओं का लाभ लेना चाहिए, जो जागरूकता ना होने के कारण लिया जाता है। कहीं ना कहीं ऐसी भावना रहती है कि सरकारी में इलाज अच्छा नहीं होता, ये भावना ही गलत है। बिल्कुल। और कभी ऐसा होता है कि हर व्यक्ति एम्स जाना चाहता है, एम्स भोपाल जाना चाहता है। एम्स भोपाल की संस्था है, अभी ये नवाचार संस्था है, अभी धीरे से एस्टेब्लिश होने वाली संस्था है। ये एम्स दिल्ली की हम बराबरी नहीं कर सकते, यहाँ पर इसको डेवलप होने में टाइम लगेगा। उससे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं कई बीमारियों में गांधी मेडिकल कॉलेज में मिलती है, लेकिन हर किसी को एम्स जाना है, इसलिए वहां पर सैचुरेशन होता है, वहां अव्यवस्था होती है, फिर हम सरकार को बदनाम करते हैं। करेक्ट करेक्ट। हरदा के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है, विशेषकर उन युवाओं के लिए जो मेडिकल को अपना भविष्य बनाना चाहते हैं? देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में अभी भी हम बहुत पीछे हैं। अभी तो हमने एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की शुरुआत की, हार्ट की बीमारी की शुरुआत की। अभी किडनी, कैंसर, न्यूरो सर्जरी, अनेक क्षेत्र हरदा में वैकेंट है। हरदा को बहुत बड़ा पेरिफेरी लगा हुआ है। अगर हरदा में कोई युवा स्वास्थ्य क्षेत्र में अपना भविष्य चाहता है तो सुनहरा भविष्य है। अच्छी पढ़ाई करके आए, ग्रास रूट लेवल पे प्रैक्टिस करे, लोगों से जुड़े, अच्छी सुविधाएं दे, अच्छी सुविधाएं के साथ में नवाचार लाए। नवाचार लाना बहुत आवश्यक है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस से नहीं होगा। एआई का जमाना है, आपको एडवांस रहना होगा और कम से कम चार्जेस में, कम से कम फीस में अच्छी सुविधाएं अगर देगा तो कहीं ना कहीं उसको मुनाफा भी अच्छा होगा और लोगों का भला भी होगा, ये मैं मानता हूँ। डॉक्टर साहब, नीट पेपर लीक पर आपका क्या कहना है? देखो, नीट पेपर लीक यह हमारे देश में होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो इस देश में हुई, और जो भी करने वाले लोग हैं
वो ऐसे मानसिकता लोग हैं जिनको मैं आतंकवादी मानसिकता की परिभाषा दूंगा, क्योंकि इतने करोड़ों बच्चों ने जो एग्ज़ाम दिया है उनके कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना, उनकी मेहनत को तकलीफ देना, ऐसा काम उन्होंने किया है। परंतु इसके लिए हमारे सरकार पर सवाल उठाया जा रहा है, वो भी स्वाभाविक है। जनता को सवाल करने का, सवाल उठाने का हक है और हम उसके लिए उत्तरदेही भी है, उत्तर देना भी हमारा ही कार्य है। परंतु हमने उचित कार्रवाई उन पर की है। रीनीट हमने बहुत अच्छे तरीके से आयोजित करवाई और रीनीट में भी कुछ लोगों ने बदमाशी, उनको भी पकड़ा। पर सर मैं मानता हूं कि 145 करोड़ देशवासियों में ऐसी घटनाएं होना जो कि नहीं होनी चाहिए, ये ऐसी घटनाओं पे कंट्रोल करना, ये भी बहुत चैलेंजिंग जॉब रहती है। परंतु ये भी बात आप समझिए कि जैसे ही नीट लीक की जानकारी मिली, सरकार ने तत्काल यह निर्णय लिया कि तुरंत एग्जाम ली जाए। तो यह भी अच्छा निर्णय मैं मानता हूं और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए हमारी सरकार सही तरीके से मैनेजमेंट कर रही है और उम्मीद करते कि ऐसी घटनाएं ना हो। अगले 5 वर्षों में डॉक्टर विशाल सिंह बघेल अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखो सही बताऊं तो मुझे मेरे भारतीय जनता पार्टी ने जो दिया वो अभी तक का सर्वोच्च है। मैं अगर व्यक्तिगत बात कहूँ तो मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ जो इतनी कम उम्र में मुझे इतना बड़ा दायित्व मिला, क्योंकि इसके पहले जितने भी चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक रहे हैं, यह एक सीनियर डॉक्टर्स हुआ करते थे। और साथ ही जो सम्मान जो मुझे मिल रहा है मेरे चिकित्सकों गणों से पूरे मध्य प्रदेश में, जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, जो मैं काम करना चाह रहा हूँ, जो सीख रहा हूँ, ये अमूल्य है। 5 वर्षों बाद इससे अच्छा होगा, इससे ज़्यादा होगा, हरदा के लिए भी बहुत बेनिफिशियली होगा और मध्य प्रदेश के लिए भी मैं समझता हूँ कि चिकित्सा क्षेत्र में मैं कुछ नवाचार कर पाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मैं कुछ नवाचार कर पाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के जनाधार बढ़ाने के लिए मेरा चिकित्सा प्रकोष्ठ हमेशा तत्पर खड़ा रहेगा। तो 5 साल बाद तो आप समझिए बहुत पॉजिटिव चीजें होने वाली है, इसका मुझे पूरा विश्वास है और इसके रिजल्ट भी हमें मिलेंगे। डॉक्टर साहब, डॉक्टरी पेशा अपने आप में एक बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोफेशन है। तो डॉक्टरी पेशा, राजनीति और पारिवारिक जीवन, इन 3 चीजों में आप कैसे समन्वय बिठाते हैं और किसको कितना % दे रहे हैं? देखिए मैं फिर कहता हूँ कि मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मेरे परिवार की होती है कि मेरी धर्मपत्नी मुझे अच्छे से समझती है, मेरे माता पिता हमेशा मेरे हर निर्णय में मेरे साथ खड़े रहते हैं। फिर दूसरी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो जाती है मेरी चिकित्सकीय टीम की। BHRC एक हमारा परिवार है, जो हमारे हॉस्पिटल के सभी कर्मचारी है, सभी डॉक्टर्स हैं, सभी मैनेजर्स हैं, मेरे हर निर्णय में इतने अच्छे से अडिग खड़े रहते हैं, हर समय मेरा साथ देते हैं, मेरे कोई भी राजनीतिक निर्णय को वो पॉजिटिवली लेते हैं और मुझे मानसिक रूप से कोई समस्या ना इसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा भाग्यशाली होना, मुझे सौभाग्य प्राप्त होना और BHRC परिवार और मेरा स्वयं का परिवार, इनका बड़ा अहम रोल है। इसीलिए मैं ये सब बैलेंस कर सकता हूँ और अच्छी ऊर्जा से बैलेंस करता हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कुछ मैं आपसे रैपिड राउंड एक छोटा सा करते हैं जी। और एक शब्द में हरदा। मिनी पंजाब। एक नेता जिससे आप प्रेरित हैं। गौरी शंकर मुकाती। एक डॉक्टर जिन्हें आप आदर्श मानते हैं। ये बड़ा कठिन सवाल है। मेरे गांव के लिए तो डॉक्टर विनोद शर्मा है, उनको मैं आदर्श मानता हूँ। ओके। तनाव दूर करने का आपका तरीका? दोस्त। चाय या कॉफी? कॉफी। ऑपरेशन थिएटर या राजनीतिक मंच? राजनीतिक मंच। सुबह जल्दी उठना या देर रात तक काम? देर रात तक काम। यदि डॉक्टर ना होते तो क्या होते? नेता होता। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक चिकित्सक, एक समाज सेवी, एक संगठन के पदाधिकारी के रूप में आप एक लंबी यात्रा तय करेंगे। यदि आज से 10 वर्षों के बाद लोग किस रूप में विशाल सिंह बघेल को याद करेंगे? एक सफल डॉक्टर, एक जनसेवक या एक जननेता? 10 साल बाद तो मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूँ कि मुझे एक सफल जनसेवक के रूप में सब लोग पसंद करें, क्योंकि डॉक्टर तो मैं हूँ ही और डॉक्टर सारी हरदा की जनता, हरदा जिला नहीं,
नर्मदापुरम जिला का और भोपाल के भी कई क्षेत्र को मुझे सफल डॉक्टर मानती है। इसीलिए इतने कम समय में मेरे अस्पताल का जो मरीज का टर्नओवर है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो मैं एक सफल जनसेवक बनना चाहता हूँ। मुझे एक ऐसा प्रबल ऐसा नेता या ऐसा दमदार नेता बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना मैं सही भी मानता हूँ। जनसेवक बन के रहूँगा, लोगों के बीच में रहूँगा, लोग अपना समझेंगे, बेधड़क मेरे पास आएंगे, गलत को गलत बोलेंगे, सही सही को सही बोलेंगे, वही मेरा आनंद रहेगा। आप जैसे मित्र बनते रहेंगे। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, तो बहुत मजा आया आपके साथ आज बात करने में, और एआर न्यूज़ में हमारे साथ इस इंटरव्यू में शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप यूं ही हरदा जिले में अपनी सेवाएं देते रहें और हरदा के विकास की बात करते रहें। थैंक यू डॉक्टर साहब। धन्यवाद।